वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इसके कॉन्सेप्ट, नीड एंड पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड हाउसकीपिंग ऑपरेशन, ऑटोमेटेड सर्विसेज और इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है पुस्तकालय की, वो पुस्तकालय की जो एक्टिविटीज होती है उनमें हम कंप्यूटर का उपयोग करके उसे और आसान बना सके और समय की बचत भी कर सके। तो ये होता है कंप्यूटर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जिसे हम सरल भाषा में स्वचालन बोलते हैं, यानी कि ऑटोमेशन। और अगर हम बात करें कि वर्ड फॉर्म कहाँ से हुआ है, तो ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड ऑटोमोस से मतलब फॉर्म हुआ है, और जिसका मतलब है सेल्फ मूवमेंट, यानी कि स्वचालन है कि जैसे कि सपोज हम कोई कोई बुक्स, जैसे कि अगर बात करें स्वचालन की, तो जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, हमने उसमें आरएफआईडी इनबिल्ट कर दी, तो उसमें जब आप वहाँ पर देखते हैं आरएफआईडी सिस्टम में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन में कि सेल्फ इशू और सेल्फ का ऑप्शन होता है, जिसमें कि आपको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता होती है। आप जाएंगे काउंटर पे कोई भी यूजर, और वहाँ पर सेल्फ इशू बुक हो जाती है और ऑटोमेटिक सेल्फ रिटर्न हो जाती है, यानी कि फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। इसी प्रकार से जो ऑटोमेशन है, मतलब ऑटोमेशन की मदद से हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, या फिर फुली ऑटोमेटेड भी होता है और सेमी ऑटोमेटेड भी होता है। और जैसे कि कुछ चीज़ें इसमें सेमी ऑटोमेटेड होती हैं और कुछ चीज़ें फुली ऑटोमेटेड होती हैं। जैसे आरएफआईडी में भी अगर हम बात करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑटोमेशन है, और इसमें अगर कुछ जैसे कि आप बात करें इशू रिटर्न, सेल्फ इशू रिटर्न, तो ये फुली ऑटोमेटेड होती है। लेकिन अगर आप स्टॉक वेरिफिकेशन करें तो वो सेमी ऑटोमेटेड होती है, जिसमें कि आपको बारकोड स्कैनर के माध्यम से आपको स्टॉक वेरिफिकेशन करना होता है, जिसमें कि लेस ह्यूमन एफर्ट की आवश्यकता होती है। तो अगर आप सिंपल भाषा में दोबारा समझने का प्रयास करेंगे, तो जो भी चीज़ें हमने कंप्यूटर के माध्यम से डे टू डे एक्टिविटीज़ लाइब्रेरीज में करते हैं, चाहे वो आपका एक्विजिशन हो गया, चाहे सर्कुलेशन हो गया, चाहे कैटलॉगिंग हो गई, वो सारी एक्टिविटीज़ हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, तो वो सारी ऑटोमेशन कहलाती है, ऑटोमेटिक कहलाती है, यानी कि मैनुअली सिस्टम को हमने रिप्लेस किया है मशीनों द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, या फिर आपके जो टेक्नोलॉजीज हैं, सॉफ्टवेयर हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उनके मदद से हमने जो भी डे टू डे लाइब्रेरीज की एक्टिविटीज को करते हैं, वो सारी ऑटोमेशन के अंतर्गत आती हैं। और ऑटोमेशन, सबसे पहले जो वर्ड है ऑटोमेशन, उसे टी एस हार्डर ने 1936 में इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे पहले अगर काम करने की बात करें, तो स्टार्टिंग जो है 1960 में हुई थी, जब मशीन रीडेबल कैटलॉग लाइब्रेरीज में प्रयोग में लाया गया था। और डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन यहाँ पर दो डेफिनेशन दी हैं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड और अकॉर्डिंग टू ग्लोसरी, एयरली ग्लोसरी द्वारा। तो ऑटोमेशन इज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन, जैसे कि अभी मैंने बताई थी कि इसमें आपकी जो एक परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेशन होती है, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होते हैं जो कि डे टू डे बेसिस पे लाइब्रेरीज में होते हैं, जैसे कि आपका कैटलॉगिंग हो गया, आपका सर्कुलेशन हो गया, एक्विजिशन हो गया, और आपका सीरियल कंट्रोल हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस पे प्रत्येक लाइब्रेरीज में होती हैं, और ऑटोमेशन की मदद से हम उन्हें ईजी कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो जो हमारा ह्यूमन एफर्ट लाइब्रेरीज, जो एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है, उसे यूटिलाइज करके हम अदर जो यूजर्स की यूजर्स सर्विसेज हैं, उसे हम बेटर कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है, इसमें आप देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें बताई हैं डिटेल में। और अगर आप स्टेप टू स्टेप, अगर एग्जामिनेशन में भी आपके पेपर आता है, तो आपको ये पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर कॉन्सेप्ट लिखेंगे, और फिर मीन लिखेंगे पहले, फिर कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके।
Library automation is a conversion of a library procedure from manual to computerized, such as a form of कार्ड कैटलॉग। जैसे कि यहाँ पर भी वही बात की गई है कि जो चीज़ें मैनुअली थी पहले, वो हम कंप्यूटराइज, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई हैं। बिकॉज हमारी आज की बात करें तो हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि चीज़ें कंप्यूटराइज हों। बिकॉज मैनुअली अगर हम लाइब्रेरीज में काम करेंगे तो पॉसिबल नहीं है कि सारी यूजर्स को हम उनके नीड को फुलफिल कर सकें। तभी हम ऑटोमेशन की नीड पड़ी और जो चीज़ें मैनुअली थी उसे कंप्यूटराइज़ किया गया। और पहले हम लोग कार्ड कैटलॉगिंग करते थे और उसमें काफ़ी समय लगता था। वही सारी चीज़ें हम मार्क पे कैटलॉगिंग के माध्यम से डेटाबेस तैयार करते हैं और ओपेक के माध्यम से बुक्स को सर्च कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। और जिस और साथ ही साथ मतलब हम बुक्स की पोज़ीशन चेक मतलब कि कहाँ पे बुक्स रखी हुई है, लोकेशन चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ बुक का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि बुक्स किसी को इश्यूड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेशन के मतलब मदद से भी संभव हो पाई हैं। लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द डेफिनिशन इन शॉर्ट, तो जो भी चीज़ें मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन with the help of computer and library software is called library automation। तो एक डेफिनेशन है कि अगर हम जो लाइब्रेरीज की एक्टिविटीज़ को, हाउसकीपिंग ऑपरेशंस को कंप्यूटर और आईसीटी की मदद से कर रहे हैं तो वो हमारा ऑटोमेशन कहलाता है। और एग्जांपल की बात करें तो एक्विजिशन हो गया, सेल कंट्रोल हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ये सारे आपके हाउसकीपिंग ऑपरेशंस हैं। ठीक है? और यहाँ पर ये ऑटोमेशन का एक डायग्राम है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मतलब ऑटोमेशन में चीज़ों को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे से कैटलॉगिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, पीरियोडिकल इंडेक्स को भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, डेटाबेस तैयार कर सकते हैं और अपने जो हमारी लाइब्रेरी इंडेक्स है, ये लोग उसको देखते हैं कि साथ-साथ लोकल इंडेक्स को भी विज़िट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और साथ-साथ उसको मतलब डेटा भी ले सकते हैं। तो और फुल टेक्स्ट हम रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये सारी एक तरह से डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि कैसे हम अपनी सर्विसेज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं ऑटोमेशन द्वारा। और ये जो आरएफआईडी के बारे में जो मैंने बताया था कि आरएफआईडी एक ट्रांसफ़ॉर्म मतलब एडवांस वर्ज़न ऑफ ऑटोमेशन है, जिसमें कि ऑलमोस्ट जितने भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब में आरएफआईडी इनबिल्ट होता है। और इसमें बेसिकली जो सर्कुलेशन सेक्शन होता है, वो इसके लिए सबसे मतलब ये जो आरएफआईडी है, सर्कुलेशन सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होता है और साथ ही साथ स्टॉक वेरिफ़िकेशन के लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत कम ह्यूमन एफर्ट के मतलब के द्वारा हम जो लाइब्रेरिक्स की हाउसकीपिंग ऑपरेशंस उसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल्फ इश्यू और सेल्फ रिटर्न यानी कि बुक ड्रॉप, यानी कि यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं बुक्स को। बुक ड्रॉप एक बॉक्स होता है जिसमें बुक्स ड्रॉप कर देते हैं और बुक रिटर्न हो जाती है और स्लिप निकल के आती है जिसके माध्यम से यूज़र्स को मतलब रिसीविंग मिल जाती है कि हाँ, आपकी बुक मतलब कि जमा हो गई है। और इसी प्रकार से सेल्फ चेक इन यानी कि बुक्स इश्यू भी स्वयं हो जाती है ना? तो और स्टॉक वेरिफ़िकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि स्टॉक वेरिफ़िकेशन भी एक स्कैनर के माध्यम से हो जाता है और जहाँ पे कई सारे स्टाफ की आवश्यकता होती थी और वहीं पर एक टूल के माध्यम से हम स्टॉक वेरिफ़िकेशन कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें एंटी थेफ्ट डिटेक्शन के द्वारा हुआ है, जिसमें कि जो बुक्स चोरी की घटनाएँ लाइब्रेरीज़ में प्रायः देखने को मिलती थी, उनमें ना के बराबर मतलब कहूँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है और बुक चोरी की घटनाएँ ना के बराबर देखने में आती हैं। तो ये सारी सुविधाएँ एक ऑटोमेशन की मदद से ही संभव हो पाई हैं और आरएफआईडी इसका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी कह सकते हैं और एडवांस वर्ज़न है एक तरह से। और यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट आर द नीड एंड पर्पस, मतलब नीड क्या है ऑटोमेशन की। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन यानी कि सूचना का विस्फोट प्रति सेकंड या फिर कुछ मिनटों बाद भी आप देख रहे होंगे कि हमारे पास लाइब्रेरीज हमारे पास मतलब कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है हमारी लाइब्रेरी कलेक्शन में। तो अ, उसे हम कैसे मतलब ऑर्गेनाइज़र में रख के अपने यूज़र्स को नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो एक नीड ये भी है, साथ ही साथ हम अपने जो ऑपरेशनल होते हैं, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब उसे भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी मतलब कंप्यूटराइज़ हुई हैं चीज़ें मैनुअली से और
ट्रेडिशनल से ऑटोमेटेड हुई हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारा ह्यूमन लेबर है वो भी सेव हो रहा है, और उस ह्यूमन एफर्ट को हम उस पर्टिकुलर मतलब उसको अलग जगहों पे यूटिलाइज कर सकते हैं। जिससे पहले हमें सर्कुलेशन काउंटर पे 2 से 3 लोगों की आवश्यकता होती थी, आज की डेट पे एक व्यक्ति द्वारा भी उसे हम मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, और उस स्टाफ को कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज करके जो यूजर्स की सर्विसेज हैं उनको मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो डुप्लीकेशन वर्क है उससे भी हम बच पा रहे हैं कहीं न कहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे जो कुछ काम होते थे वो हम रिपीटिशन हमें बार-बार करनी होती थी। जैसे बुक्स की अगर बात करें हम इश्यू कर रहे हैं तो भी हमें लगातार बार-बार किताबों को नोट डाउन करना होता था, या फिर हम जब ऑर्डर करते हैं बुक्स तो हमें चेक करना होता है कि ये बुक्स हमारे पास है या नहीं है। तो ऑटोमेशन की मदद से हम उसे कुछ सेकंडों में ही चेक कर लेते हैं और डुप्लीकेशन वर्क से बच जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम आसान हुए हैं, और जिसमें कि डुप्लीकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। टू मेंटेन एक्यूरेसी हम एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। ये भी एक नीड है, बिकॉज़ हमारे पास जब डेटा बल्क में होता है तो एक्यूरेसी को मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका है कंप्यूटराइज़ की कर दी जाए चीज़ें, ताकि आसानी से हम सर्च भी कर सकें, आसानी से हम उसे मेंटेन भी कर सकें। और इम्प्रूव द एक्सेस ऑफ रिमोट एक्सेस, जिससे कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, या किसी भी मटेरियल या फिर कोई भी कंटेंट को चेक करने के लिए हमें लाइब्रेरीज़ में ही जाना पड़ता है। अगर वो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी है तो। और अगर ये ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है तो हम घर बैठे भी उस मतलब कंटेंट को या फिर वो मटेरियल को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपेक। एंड साथ ही साथ हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ओवरऑल इंक्रीज हुई है, और इसकी मदद ये भी हमारी एक नीड है और हमारा पर्पस है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और हम अपनी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मतलब ऑटोमेशन। तो ये भी एक ज़रूरतें हैं जिसकी मदद से हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन को लाइब्रेरीज में मतलब शुरुआत करनी पड़ी। और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोशन जैसे मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि हर सेकंड, हर मिनटों में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है, तो कोई भी लाइब्रेरी सक्षम नहीं हो पाती कि प्रत्येक यूज़र की नीड को फुलफ़िल कर सके। इसीलिए पार्टिसिपेशन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, जो दूसरी लाइब्रेरीज़ हैं, वो आपस में अपने रिसोर्सेज़ की शेयरिंग करके यूज़र्स की जो भी नीड होती है, उसे फुलफ़िल कर सकती हैं। और अ, मतलब जिससे कि वो लिमिटेड बजट में अपने यूज़र्स की नीड को फुलफ़िल कर सकें। और जैसे कि आपके इंटर लाइब्रेरी लोन हो गए, ट्रांसलेशन सर्विस हो गई, या फिर आपका मतलब ये सारी सर्विसेज़ एक तरह से, ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से हम रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से भी अ, अपने यूज़र्स की नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर हमें लाइब्रेरीज़ को मतलब प्रॉपर वे में ऑर्गनाइज़ करना है और हम चाहते हैं कि यूज़र्स लाइब्रेरीज़ में आएँ, तो हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ हम आज की मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन है, उस कंडीशन में ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ को कहीं भी रन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ऑटोमेशन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सारे नीड एंड पर्पज़ हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन के। तो और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स। तो इसमें भी अबाउट डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है कि हम मतलब बार-बार जो काम करते हैं डुप्लीकेशन से बच सकते हैं। और इम्प्रूव कंट्रोल ओवर कलेक्शन, हम अपने कलेक्शन मतलब को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर हमारे पास ऑटोमेशन होगा, या फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, लाइब्रेरीज़ मतलब ऐस और हमारे पास सॉफ्टवेयर होंगे, सिस्टम होंगे, तो उनकी मदद से हम अपने जो कलेक्शन है उसको चेक कर सकते हैं, उसे ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, उसे ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि प्रॉपर हमारे पास उस कलेक्शन पे कंट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक है? और टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग सर्विसेज़, हम अपनी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज़ हैं, जैसे कि मतलब जो फीडबैक है, या फिर सर्च रिक्वेस्ट है, या फिर आपका गाइडेंस सर्विसेज़ हैं, या रेफरेंस सर्विसेज़ हैं, तो ये जो सर्विसेज़ हैं इनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो ये भी बहुत मतलब एक तरह से हमारा उद्देश्य है लाइब्रेरी ऑटोमेशन को जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़ में इम्प्लीमेंट करने का। टू फुलफिल द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स। और
हम अपने यूजर्स की रीडर्स की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन सर्विसेज, गाइडेंस सर्विसेज एंड इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज पॉसिबल हो पाएंगे जब कि हमारे पास लाइब्रेरी ऑटोमेशन हमारे पास होगा, तभी लाइब्रेरीज में हम अपने यूजर्स की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। टू मेंटेन द बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द मटेरियल, मतलब जैसे कि लाइब्रेरी कैटलॉगिंग हम लोग पहले मैनुअली करते थे, तो हमें कार्ड, एक बुक्स की एक मेन एंट्रीज, फिर एडेड एंट्रीज, फिर कोलैबोरेटेड एंट्रीज, बहुत सारी एडेड एंट्रीज बनानी होती थी, तो उसमें काफ़ी समय लगता था। यही अगर हम मार्क पे कैटलॉगिंग करते हैं तो हमें कुछ फील्ड्स में हमें डिटेल भरनी होती है और हमारे पास उस पर्टिकुलर बुक का बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड मतलब तैयार हो जाता है। और इस मतलब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को भी हम मार्क फॉर्मेट में या फिर आईएसपीडी फॉर्म में देख सकते हैं। तो एक मतलब हम एक जगह रिकॉर्ड बनाते हैं और इसे हम डिफरेंट तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये मतलब हमें बार बार जो पहले कार्ड्स बनाने पड़ते थे, उससे हमारा समय भी बच रहा है। तो एक उद्देश्य ये भी है ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करने का लाइब्रेरीज में। और टू शेयर द रिसोर्सेज थ्रू लाइब्रेरी नेटवर्किंग, हम अपने लाइब्रेरीज जो रिसोर्सेज है, ई बुक हो गया, ई जर्नल हो गया, डेटाबेसेस हैं, कैटलॉगिंग है, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो हमारी सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको भी शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर्स। तो इनसे प्रोटोकॉल्स के माध्यम से भी हम शेयर कर सकते हैं, जैसे जैसे कि जेट 39.50 प्रोटोकॉल्स हैं या फिर हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, इनके माध्यम से भी हम अपने कैटलॉगिंग की रिसोर्सेज की शेयरिंग आपस में कर सकते हैं। तो प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एट अ फास्टर रेट। और साथ ही साथ आईसीटी और ऑटोमेशन की मदद से हमारे जो भी हम मतलब इंफॉर्मेशन के रेट को आसानी से मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं आसानी से और फास्टर रेट पे। और ये तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और नाउ वी कम्स टू लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस। तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कुछ नए नहीं है, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज हम लोग पहले मैनुअली करते थे, वही ऑटो मतलब मेटेड फॉर्म में जो करते हैं, वही सारी एक्टिविटीज हमारी लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कहलाती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि एक्विजिशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, सीरियल कंट्रोल, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस कहलाते हैं और इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक्विजिशन को डिस्कस करते हैं। तो एक्विजिशन क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, तो इसे अधिग्रहण हिंदी में कहते हैं। और इसे कहीं कि टेक्निकल सेक्शन कहते हैं, जिसमें कि बुक्स परचेजिंग से लेके बुक्स को स्टैक तक पहुंचाने का जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी मतलब प्रोसेसिंग इसी सेक्शन में होती है। सबसे पहले बुक्स को इंडेंट मतलब इंडेंट द्वारा मंगवाया जाता है, यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बुक्स इंडेंट एक फॉर्म होता है जिसमें कि हम फैकल्टीज द्वारा बुक्स की रिक्वेस्ट मंगवाते हैं कि कौन कौन सी बुक्स उनकी रिक्वायरमेंट है। फिर हम उसे डुप्लीकेट सर्च वाला चेक करते हैं कि वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर होती है तो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, अदरवाइज उसे हम बुक्स मतलब वेंडर को ऑर्डर करते हैं और बुक्स वेंडर को भेजते हैं उसकी डिटेल कि ये बुक्स वो कितने डिस्काउंट में हमें देगा। और उसके बाद वो डिस्काउंट हमें जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें भेजता है। फिर उसके बाद हम उसको चेक करने के बाद सारी चीज़ें एग्री होने के बाद हम उसे ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद जब हमें बुक्स रिसीव होती हैं और उसके बाद हम बुक्स रिसीव करने के बाद उसका वेरिफिकेशन करते हैं कि वो बुक्स जो हमने मंगवाई है वो मतलब वही बुक है। उसका ऑथर नंबर, टाइटल नंबर, सॉरी टाइटल, ऑथर, आईएसबीएन नंबर, ये सारी डिटेल हम चेक करते हैं। और बुक्स फटी तो नहीं है और कोई ब्लैंक पेज तो नहीं है, तो सारी चीज़ें चेक करते हैं। और उसके बाद एक्सेशनिंग होती है। एक्सेशनिंग एक्सेशनिंग जो प्रोसेस है वो बेसिकली जो बुक्स की डिटेल होती है कि बिलिंग डिटेल क्या है, डेट क्या है, ऑथर क्या है, और पब्लिकेशन क्या है, प्लेस और नेम और ईयर, ये सारी चीज़ें इस 14 कॉलम जो होते हैं एक्सेशन रजिस्टर में, उनको फिल किया जाता है। और एक्सेशन के बाद पेमेंट होता है, जो भी बिल का पेमेंट होता है वो आफ्टर एक्सेशनिंग होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो होता है वो एक्विजिशन सेक्शन में होता है। जब एक्सेशनिंग हो जाती है उसके बाद बिलिंग होती है। और बिलिंग के बाद मतलब बिलिंग होती है और
और इसके बाद टूलिंग का ऑप्शन, टूलिंग होती है जिसमें कि टूलिंग में क्या होता है कि जो बुक्स होती है ना, बुक्स के स्पाइन पे हम लोग स्पाइन टैग लगाते हैं। और स्पाइन टैग में जनरली क्या होता है कि एक कॉल नंबर होता है जिसमें बुक्स का कलेक्शन नंबर, क्लास नंबर, और ये आपको नंबर दिख रहा होगा, बुक का क्लास नंबर, कलेक्शन नंबर और बुक नंबर दिया होता है। तीनों का मिला जुला रूप मतलब क्लास नंबर कहलाता है, जो कि बुक्स के स्पाइन पे लगा होता है, जिसे स्पाइन टैग कहते हैं हम। तो ये टूलिंग प्रोसेस कहलाता है। और इसके बाद कैटलॉगिंग होती है, वो अलग मॉड्यूल में होती है। और उसके बाद बुक्स स्टैक तक पहुंचती है और वहां से यूजर्स उसे बुक को इशू करा सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसमें जो एक्विजिशन सेक्शन में बुक्स को परचेज करते हैं और बुक्स की बिलिंग आफ्टर एक्विजिशनिंग होती है इसमें। और इसमें आपकी बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, मैप्स, ये सारी की परचेजिंग होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर पीरियोडिकल्स की परचेजिंग नहीं होती। पीरियोडिकल्स के लिए अलग सेक्शन है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मैं डिफरेंस बताऊंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन और सीरियल कंट्रोल। यस, देन कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में जैसे कि जो भी मार्क्स की फील्ड है, यानी कि मशीन रीडेबल कैटलॉग, ये मतलब मशीन की मदद से हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं। यानी कि कुछ कोड होते हैं, कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें कि हम मतलब बुक्स की डिटेल फिल करते हैं। जैसे कि आपका एसबीएन हो गया तो 020 फील्ड हो गई, 400 सीरीज का हो गया, 100 में हम ऑथर की डिटेल भरेंगे। ठीक है, और आपका टॉपिकल टर्म्स है 650 में, या फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन है आपका, वो 300 में फिल होगा। पब्लिकेशन की डिटेल 260 में, 260 फील्ड में फिल होगी। तो ये अलग अलग मार्क की फील्ड होती हैं जिसमें कि हम बुक्स की डिटेल को फिल करते हैं और ऑटोमेटिक हमारे पास बुक्स का डेटाबेस तैयार हो जाता है। साथ ही साथ बिब्लियोग्राफिक डिटेल भी, डिस्क्रिप्शन भी लाइब्रेरीज का मतलब बुक्स का मेंटेन हो जाता है, जिसे हम मार्क फॉर्मेट में दे सकते हैं और आईएसपीडी फॉर्म में भी देख सकते हैं। और इसी डेटाबेस के माध्यम से ही हम बुक्स को ओपेक में सर्च कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से। जैसे आईएसबीएन नंबर भी इसमें फिल करते हैं, जैसे 020 मैंने बताया, तो आईएसबीएन के माध्यम से भी हम बुक को सर्च कर सकते हैं। हमने टाइटल भी हम इसमें फिल करते हैं, टाइटल की फील्ड भी होती है, तो टाइटल को माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। और इसके सब्जेक्ट के माध्यम से 650 टॉपिकल टर्म जो सब्जेक्ट है इसमें, तो उसके माध्यम से भी हम सर्च कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीकों से हम सर्च कर सकते हैं, बिकॉज हमने मार्क्स फील्ड में इसके डेटाबेस तैयार किया है। और इसे ही हम लोग ऑटोमेटेड कहेंगे, ऑटोमेशन कहलाए, मतलब प्रोसेस कहेंगे, जिसमें कि हम लोग मैनुअली ना करके हम लोग कंप्यूटर की मदद से और सॉफ्टवेयर की मदद से कैटलॉगिंग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज सीरियल कंट्रोल। तो हम इससे एक्विजिशन में हम लोग बुक्स की परचेजिंग करते थे, इसी प्रकार से सीरियल कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिकल्स की परचेजिंग करते हैं। तो जैसे हमारा जर्नल हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, या मैगजीन हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम सीरियल कंट्रोल में परचेज करते हैं। और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम बुक्स को ऑर्डर करते हैं और हम मतलब पेमेंट पहले कर देते हैं, और बाद में बुक्स हमें रिसीव होती हैं, पीरियोडिकल्स हमें रिसीव होते हैं। ये अंतर है एक्विजिशन सेक्शन में और सीरियल कंट्रोल में। एक्विजिशन में पहले हम लोग एक्सेशनिंग करते हैं, बुक्स को मंगा लेते हैं, फिर एक्सेशनिंग होती है और उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। और सीरियल कंट्रोल में हम लोग मतलब बुक रिसीव करने के पहले ही पेमेंट कर देते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और साथ ही साथ हम एक्विजिशन सेक्शन में बुक्स को परचेज करते हैं और सीरियल कंट्रोल में हम जो मैगजीन्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पीरियडिकल्स हैं, उन्हें परचेज करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कभी कभी पूछ जाता है आपके इंटरव्यू में या फिर कभी भी एग्जामिनेशन में, तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर देखते हैं कि एक्सेशनिंग पूछा जाता है कि मतलब कि एक्सेशनिंग के बाद बिलिंग होती है बुक्स के केस में, या इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पहले एक्सेशनिंग होती है, फिर बुक्स की पेमेंट होती है। ठीक है, और ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट का डायग्राम है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम लाइब्रेरी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो हम इससे हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ऑटोमेशन है, तो लाइब्रेरी हमारी ऑटोमेटेड है फुली, या ऑटो सेमी ऑटोमेटेड भी है। तो हम बुक्स को ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। और हाँ, क्रिएट बुक्स कैटेगरीज, हम अपनी बुक्स की कैटेगरीज को भी अलग अलग मतलब डिफाइन मतलब
मतलब सेग्रीगेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने रेफरेंस बुक सेक्शन, टेक्स्ट बुक हो गया हमारा, और हमारा डिपार्टमेंटल अलग हो गया। तो अलग-अलग कैटेगरीज़ में भी हम डिवाइड डिवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट ऑटोमेशन। और साथ ही साथ हम कोई बुक्स आई है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं, और बुक्स की डिटेल को हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ उसके हम डेटा भी मतलब डिटेल को भी वहाँ पर इंटर बुक डिटेल्स पर प्राइस परचेज डेट। हाँ, जब हम लोग उससे बुक्स की ऑर्डरिंग करते हैं तो हम या फिर हम लोग जो पेमेंट करते हैं तो उसमें भी हम बुक्स की डिटेल और प्राइसिंग वगैरह परचेजिंग डेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं। बुक्स की अवेलेबिलिटी को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओपेक, हम जिसमें कि बुक्स का स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर हम बुक्स को होल्ड पे रख सकते हैं, बुक्स को रिजर्व कर सकते हैं, बुक्स को रिन्यू कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, और साथ ही साथ हम अलग-अलग तरीके से अपने कलेक्शन को मैनेज भी कर सकते हैं, और इश्यू भी कर सकते हैं बुक्स को। और साथ ही साथ अगर कोई यूज़र को अलग डिटेल है, उसकी आईडी है, तो उसको भी हम उसमें एंटर कर सकते हैं और मेंशन कर सकते हैं उसमें। और लाइब्रेरी एसेट सिक्योरिटी, और हम अपनी सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज़ सारे जो मॉड्यूल्स होते हैं अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड होते हैं, और इसमें अलग सेक्शन को एक अलग यूज़र आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जिससे कि वो अपने सेक्शन में काम कर सकते हैं और किसी दूसरे के सेक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकते, जिससे कि हम अपनी सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है? तो ये सारे एक मैनेजमेंट है कि कैसे हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन की मदद से हम लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हैं। और ये कुछ सर्विसेज़ हैं, व्हाट आर द ऑटोमेशन सर्विसेज़। तो जैसे कि ओपेक बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि एक मोस्ट बेनिफिटेड पार्ट है ओपेक, जिससे कि यूज़र को बहुत हेल्प मिलती है। साथ ही साथ लाइब्रेरी का स्टाफ जो बुक्स को सर्च करने में काफ़ी उसे मतलब टाइम लगता था, और मतलब काफ़ी समय उसका जाता था यूज़र्स के साथ में बुक्स को सर्च करने के लिए। तो वो समय बचता है, और उसे हम अदर यूज़र एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। बिकॉज़ ऑनलाइन मतलब ओपेक की मदद से, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग की मदद से जो यूज़र्स हैं, वो खुद बुक्स को सर्च कर सकते हैं आसानी से, और बुक्स की लोकेशन के मतलब तक पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ उसके स्टेटस को चेक देख सकते हैं कि बुक्स किसी को इश्यू तो नहीं है, या फिर मतलब इश्यू तो नहीं है, या फिर उसे होल्ड मतलब रिन्यू कर सकते हैं, ड्यू डेट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मतलब हमारे पास ओपेक में, जिसकी मदद से यूज़र्स सेल्फ सर्विस ले सकते हैं विदाउट द एनी हेल्प ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ। तो ये ओपेक के माध्यम से बहुत सारी एक तरह से हम कहेंगे कि बहुत सारे जो लाइब्रेरी स्टाफ का समय भी बच पाया है। और वेब ओपेक क्या है कि इसमें एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ नहीं है, जैसे कि ओपेक में क्या होता है कि एक लिमिटेड बाउंड्रीज़ हैं, और एक पर्टिकुलर सराउंडिंग के अंदर ही हम ओपेक को यूज़ कर सकते हैं। वेब ओपेक में वर्ल्ड वाइड वेब के मतलब फॉर्म में ये काम करता है, और ये कहीं से भी बैठकर आप ओपेक को ऑपरेट कर मतलब कि ओपेक पे सर्च कर सकते हो और उसे देख सकते हो। और ओपेक अगर हम बात करें तो ये लिमिटेड बाउंड्रीज़ में होता है, इंट्रानेट पे या लैन पे वर्क करता है। तो ये दोनों डिफरेंस है ओपेक और वेब ओपेक के बीच में। और एक्सेस टू डेटाबेस, हम डेटाबेस को भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। किसी भी लाइब्रेरीज़ के डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? इंटर लाइब्रेरी लोन और डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट सर्विस भी मतलब को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन हम ऑटोमेशन की मदद से भी संभव हो पाया है, जिसकी मदद से हम पार्टिसिपेशन ऑफ लाइब्रेरीज़ की मदद से हम जो हमारी यूज़र्स की मतलब बुक्स रिक्वायरमेंट होती थी, उसको हम इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इंटरनेट एंड ईमेल सर्विसेज भी अ, मतलब बेनिफिटेड हुई हैं और ऑटोमेशन की मदद से, और जिससे कि मतलब ऑटोमेटिक मेल यूज़र्स के पास चली जाती है जब यूज़र की बुक की ड्यू डेट आने वाली होती है, और जिससे कि यूज़र्स को फाइन से वो बच सकता है, और साथ ही साथ वो बुक्स को रिन्यू भी कर सकता है, और ईमेल के माध्यम से वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है, फीडबैक भी दे सकता है। तो ये सारी सर्विसेज़ ऑटोमेशन सर्विसेज़ कहलाती हैं।
और साथ ही साथ एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, जैसे कि आपका ई थीसिस हो गया, ई जर्नल हो गया और ई रिपोजिटरी हो गई। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज हैं उनको भी यूजर एक्सेस कर सकता है। और करंट अवेयरनेस सर्विस हो गई, सिलेक्टिव डेसिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विस, तो ये भी एक तरह से ऑटोमेशन सर्विसेज ही हैं। और मतलब और ऑटोमेशन की मदद से ये और भी मतलब इससे यूजर और भी ज़्यादा बेनिफिटेड हुए हैं। और जैसे करंट अवेयरनेस की बात करें, पहले ये मैनुअली भी होता था, लेकिन ऑटोमेशन की मदद से इसे आसानी से और इजी वे में हम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूजर तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो जैसे कि करंट अवेयरनेस की बात करें तो आपके जो ये मतलब कोई भी हमारे पास नया कलेक्शन आता है लाइब्रेरीज में, या फिर कोई इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कोई पेपर प्रोग्राम हो रहा है या ऑडिशन प्रोग्राम है, सेमिनार है, या कोई रिक्रूटमेंट आई है, तो इस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम सभी यूजर्स को शेयर करते हैं, तो वो हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस कहलाती है। और ये जनरली हम लोग जो यूजर का एंट्रेंस होता है वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर टैग करते हैं। अगर बुक की बात करें तो बुक का हम बुक जैकेट वहाँ पे टैग कर देते हैं। और साथ ही साथ अगर सॉफ्टवेयर हमारे पास है तो सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पर न्यू अराइवल, तो न्यू अराइवल बुक्स की डिटेल हमको जो न्यू कलेक्शन होता है उसको शेयर कर देते हैं। साथ ही साथ जो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और सिलेक्टिव डेसिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में थोड़ा अंतर होता है। इसमें ये सारी लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं होती है सर्विस, और ये ऑटोमेटेड मतलब लाइब्रेरीज में होती है। और जो बड़ी लाइब्रेरीज होती है जैसे कि रिसर्च लाइब्रेरी हो गई, आपकी आईआईटीज हो गई या कैंपस लाइब्रेरीज, तो उसमें सिलेक्टिव डेसिनेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ये स्पेशल टाइप ऑफ यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि रिसर्च स्कॉलर हो गए, या सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, या फिर साइंटिस्ट हो गई। और इसमें जो यूजर्स होते हैं उनकी प्रोफाइल को मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजर नीड एंड इंटरेस्ट। और जब भी कोई नया कलेक्शन हमारे लाइब्रेरीज में आता है उसको हम लोग मैच कराते हैं। अगर दोनों मैच कराते हैं तो हम उन्हें नोटिफिकेशन के माध्यम से वो पर्टिकुलर कलेक्शन उसे भेजते हैं। और फिर वो हमें फीडबैक भेजते हैं कि ये कलेक्शन हमारे लिए मतलब यूज़फुल था या नहीं। और अगर उन्हें पर्टिकुलर उस टॉपिक से या फिर अदर टॉपिक से उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती तो उसको भी वहाँ पर मतलब फीडबैक के माध्यम से हमें पहुँचाते हैं। और उस फीडबैक को हम लोग फर्दर जो उनकी प्रोफाइल आईडी होती है, प्रोफाइल होती है, उसमें ऐड करते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू मतलब चलता है। तो ये सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है, और जो कि मतलब डिफरेंट होता है करंट अवेयरनेस सर्विस से। ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूजर्स के लिए होता है, करंट अवेयरनेस सर्विस कॉमन यूजर्स के लिए होता है। तो ये कुछ ऑटोमेटेड सर्विसेज थी जो कि हम ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूजर तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो इजी टू एक्सेस, यानी कि हम ईजियर एक्सेस टू सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं कि इजी टू एक्सेस, यानी कि हम आसानी से सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो, या हम डेटाबेस के बारे में हम कह सकते हैं, या फिर जो यूज़र होते हैं उनकी डिटेल के मतलब को हम कहें कि हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। कलेक्शन हो गया या हमारा बजट हो गया, जो भी चीज़ें हैं हम उसे चेक कर सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और हमारी कैटलॉगिंग भी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि बिकॉज़ हमारा जो कैटलॉगिंग में समय ज़्यादा था मैनुअली, वो बहुत ज़्यादा समय हमें लगता था। और मार्क की मदद से और ऑटोमेशन की मदद से, ऑटोमेटिक जो कैटलॉगिंग हुई मार्क की मदद से, उससे हमारा जो कैटलॉगिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और एक बार हम कैटलॉगिंग करके हम उसे डिफरेंट फॉर्मेट में देख सकते हैं। साथ ही साथ लाइब्रेरी जो कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, जो कि हम पहले मैनुअली बनाते थे। तो हमारी कैटलॉगिंग भी इम्प्रूव हुई है। सिस्टमाइज्ड डेटा कलेक्शन, हमारा डेटा भी हम सिस्टमैटिक वे से कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। और रिड्यूस स्टाफ लोड, हमारे स्टाफ का भी लोड कम हुआ है, बिकॉज हमारा जो ह्यूमन एफर्ट जो डेली बेसिस पे जो हमारे सर्कुलेशन में और कैटलॉगिंग में जो हमारा मतलब ज़्यादातर स्टाफ का समय जाता था, वो भी मतलब बहुत कम हुआ है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो
मतलब टाइम टू टाइम मतलब इसमें भी एडवांसमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर बात करें आरएफआईडी, तो भी एक एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ही हम कहेंगे, जिसमें कि सेल्फ रिटर्न ऑप्शंस भी आ गए हैं, जिससे कि हम बुक थेफ्ट डिटेक्शन, बुक मतलब चोरी की घटनाओं को भी रोक सकते हैं, और साथ ही साथ स्टॉक वेरिफिकेशन भी आसान हुआ है। तो एक तरह से एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और इन सारी मतलब अगर हम बात करें सारी ओवरऑल एक्टिविटी की बात करें, तो उनकी वजह से हमारी कहीं न कहीं प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई है, बिकॉज़ हमारा टाइम सेव हो रहा है, हमारा स्टाफ का टाइम सेव हो रहा है, हमारा मनी भी सेव हो रही है, और तो हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, वो भी इंक्रीज़ मतलब हो रही है विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। तो और लास्ट में एक बात मैं कहूँगी यहाँ पे कि जैसे 5 लॉज़ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो थे, वो भी इसी बात को कहते हैं कि मतलब स्टे द टाइम ऑफ यूज़र, स्टे द टाइम ऑफ यूज़र मतलब, और साथ ही साथ जो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं मतलब इससे पूरी हो रही हैं, ऑटोमेशन की मदद से आसान हो रही हैं एक तरह से। पहले भी पूरी हो रही थी, बट ऑटोमेशन की मदद से वो और आसान हो पाई हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करूँ, ऑटोमेशन और डिजिटाइज़ेशन दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। डिजिटाइज़ेशन में चीज़ें बस जो हमारे पास हार्ड कॉपी में थी, वो डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हुई, और जिसके माध्यम से हम मतलब चीज़ों को ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, प्रॉपर वे में कलेक्ट कर सकते हैं, उनका कलेक्शन कर सकते हैं, साथ ही साथ ड्राइव कर सकते हैं। और ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से, नेटवर्क की मदद से चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है ऑटोमेशन में और डिजिटाइज़ेशन में, ठीक है? तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर कोई इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, और कोई क्वेरीज़ तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।